हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11th के सेकंड यूनिट की, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स वर्ड को हमें सबसे पहले समझना होगा कि काइनेमेटिक्स वर्ड हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बॉडीज को या ऑब्जेक्ट्स को इन मोशन स्टडी करते हैं। इन मोशन means study of objects in motion। क्लियर? तो थोड़ा सा इस वर्ड को भी तोड़ के देखें, काइने एंड मैटिक्स। काइने मीन्स मोशन, मैटिक्स मीन्स मैथ्स। क्लियर? मीन्स जितनी भी आप कैलकुलेशंस करेंगे इसमें, जब ऑब्जेक्ट्स आपकी मोशन में होंगी, मीन्स मूवमेंट में होंगी, वो सारी की सारी स्टडी किसका पार्ट होएगी? काइनेमेटिक्स की। क्लियर? चलिए, इस काइनेमेटिक्स में हम तीन तरह के मोशन को स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज मोशन इन वन डायमेंशन, सेकेंड मोशन in two dimension and motion in थ्री dimension। तो ये तीन तरह के मोशन हम स्टडी करते हैं इस काइनेमेटिक्स के अंदर। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन वन डायमेंशन मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, या मैं बात करूं कि सिंपल, अगर किसी बॉडी को आप नीचे की तरफ फॉल करवा रहे हो तो उस केस में जो उसका जो मोशन होएगा वो कैसा होएगा? वन डायमेंशन, जो वन डायमेंशनल मोशन होगा उसका, जिसमें आप एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हो, यूनिडायरेक्शनल। क्लियर? मोशन इन टू डायमेंशन की बात करें, जिसमें आपकी दो डायमेंशंस मींस जैसे आप एक प्लेन की बात करें, ठीक है, जिसमें आपकी दो डायमेंशंस यूज हो रही हैं, उसमें हम जब ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो वो होगा मोशन इन टू डायमेंशन। जैसे आप एक सर्कल की बात करो, ठीक है, अब जो ऐसा मोशन होगा वो कैसा होगा? टू डायमेंशनल मोशन। क्लियर? थ्री डायमेंशनल मोशन की बात करें, जिसमें आप तीन डायमेंशंस इंक्लूड करते हो, एक्स, वाई एंड जेड। जब आप तीनों डायमेंशंस उसमें इंक्लूड करते हो, जैसे किसी बर्ड की बात करो जो फ्लाई कर रहा है, ठीक है, वो इधर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ठीक है, और हर डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो ऐसा मोशन हम कैसे बोलते हैं? थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ब्राउनियन मोशन की बात करते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं उनका मोशन जो है वो रैंडम है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? थ्री डायमेंशनल मोशन। क्लियर? हमारे जो सिलेबस का पार्ट है वो इन दो चीजों से डील करेगा। फर्स्ट इज मोशन इन वन डायमेंशन मींस मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। और सेकंड पार्ट जो हमारा होगा दैट इज मोशन इन अ प्लेन। क्लियर? शुरुआत करते हैं इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो हमारे पास टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, सेकंड स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टडी करेंगे। क्लियर? लास्ट इज जर्क। तो ये कुछ एक टॉपिक हैं जो हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डिस्कस करेंगे। क्लियर? शुरुआत करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। तो हमने ग्रेड 9 में भी ये टॉपिक अच्छे से पढ़े हुए हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनमें क्या फर्क है? जनरल लैंग्वेज में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक ही मान लेते हैं, बट फिजिक्स में ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। जैसे कि हमने ग्रेड 9 में भी पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस जो है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, बट डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर?
मतलब इसमें आप डायरेक्शन इंक्लूड नहीं करते, बट डिस्प्लेसमेंट में आप डायरेक्शन इंक्लूड करते हैं। डिस्टेंस एक्चुअल में है क्या, इसे हम बोलते हैं द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। सो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज डिस्टेंस, क्लियर। बट डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और पाथ from initial and final point, means shortest distance from initial to final point is displacement. For example, अगर आप बात करें कि सपोज कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है लाइक दिस, ठीक है, वो इस पॉइंट ए से शुरू हुई, कुछ टाइम बाद रिवॉल्व करने के बाद वो ए पॉइंट पे ही आ गई, या मैं बात करूं कि फिर कुछ टाइम बाद वो पॉइंट बी पे आ गई, क्लियर। तो बॉडी ए से स्टार्ट होके बॉडी बी पॉइंट तक आई, ठीक है, तो उसका जो एक्चुअल पाथ उसने कवर किया है दैट इज ये जो सेमी सर्कल है आपका इस सर्कल का। तो सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है दैट इज पाई आर। अगर इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है तो उसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी सेमी सर्कल की दैट इज पाई आर। बट अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये तो हो गया एक्चुअल पाथ कवर्ड जो आपका डिस्टेंस होगा, बट अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें जो उसका शॉर्टेस्ट पाथ है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, तो जो ये शॉर्टेस्ट पाथ है मींस इनिशियल और फाइनल पॉइंट तक जो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, मतलब इसके लिए आपका ये डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस द रेडियस, ये आपकी क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। या मैं किसी और एग्जांपल से शुरू करूं, सपोज ए टू बी पॉइंट तक किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, एक तो पाथ उसका ये हो गया कि वो इस पाथ से जाएगा, एक पाथ उसका ये हो गया कि वो इस पाथ से जाएगा, एक पाथ उसका हो गया ये। तो इसे ए बी सी या स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी मान लें कि इनके तीन ये पाथ हैं, क्लियर। तो इसमें ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ है इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट, ये शॉर्टेस्ट पाथ है तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हमेशा याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं, क्लियर। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, यहां से बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, स्ट्रेट लाइन में उसकी डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है। इस केस के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बट अगर आप इनकी बात करें तो ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस इस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ग्रेटर होंगे। सो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं होएगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। अब बात करते हैं कुछ एक न्यूमेरिकल्स की जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेस्ड हैं। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बात करें कि कोई बॉडी इस पॉइंट से स्टार्ट हुई, इस डायरेक्शन में ट्रेवल करी, पॉइंट ए से स्टार्ट हुई, पॉइंट बी तक पहुंची, फिर वो बॉडी उसके परपेंडिकुलर ट्रेवल हुई, पॉइंट सी तक पहुंची, क्लियर। सपोज ए बी जो डिस्टेंस है दैट इज 4 मीटर, फ्रॉम बी टू सी इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज 3 मीटर। तो आपको इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, बहुत इजी है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, मींस 4 + 3 इट बिकम्स 7 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, मींस आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट को डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन से मिलाइए, ये आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। जो एक हाइपोटेन्यूज बन रहा है इस ट्राइंगल के लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज √4² + 3² मींस 16 + 9 इज इक्वल्स टू √25
विच इज 5 मीटर। क्लियर? सो इस केस में डिस्टेंस आपका 7 मीटर होएगा और डिस्प्लेसमेंट आपका 5 मीटर है। क्लियर? और एग्जाम्पल की बात करें कि सपोज आपके पास एक क्यूब है, क्लियर? सपोज आपके पास एक क्यूब है जिसकी जो लेंथ है एक साइड की दैट इज एल। ठीक है, तो क्यूब में हर एक साइड एक जैसी होती है तो सारी लेंथ क्या है, एल होंगी। तो सपोज बॉडी कोई भी जो पार्टिकल है वो ए पॉइंट से शुरू हुआ, बी पॉइंट तक पहुंचा, फिर बी से वो सी तक पहुंचा, ठीक है, फिर सी से वो डी पॉइंट तक पहुंचा। क्लियर? तो इस केस में मुझे बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस तो आपके पास कितना बनेगा, द एक्चुअल पाथ कवर्ड मींस एल प्लस एल प्लस एल, तो ये बना मेरे पास 3L। क्लियर? बट आप डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी, इस पॉइंट ए से पॉइंट डी तक एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो मींस वो एक बॉडी डायगोनल बना इस क्यूब का। तो बॉडी डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है एक क्यूब के लिए दैट इज √3L, √3 इंटू साइड, जो साइड है इसकी L है, अगर A होती तो हम A चूज करते, L साइड चूज की है तो हम L यूज कर रहे हैं। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज √3L। इस चीज को हम बाय वेक्टर्स भी सॉल्व कर सकते हैं कि उसका जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का √3L बन रहा है। जब हम वेक्टर्स करेंगे तब ये चीज भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? और एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस जो है वो r है, ठीक है, कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, कोई बॉडी यहां से स्टार्ट हुई और इस पॉइंट के ऊपर आके रुक गई। क्लियर? तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है ए बी। क्लियर? अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो ये 90 डिग्री आपके पास आ गया एंगल, ठीक है, रेडियस इसकी आर है, तो आपको ये ए बी फाइंड आउट करना है, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। तो अगर आपको इसमें से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या लगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, √r² प्लस r², तो इट बिकम्स √2r² और √2 इंटू r। तो डिस्प्लेसमेंट हम कुछ इस तरह से इसमें कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? और एग्जाम्पल की बात करें कि सपोज आपके पास एक सर्कल है, क्लियर, इसमें पार्टिकल ए पॉइंट से शुरू हुआ और कुछ इस पॉइंट तक आके रुका जिसमें इसका एंगल 120 है, 120 डिग्री। या कुछ और बात करें कि अगर आपके पास एक सर्कल है, पार्टिकल ए पॉइंट से शुरू होकर कुछ ऐसे पॉइंट तक रुका जो उसने सेंटर के साथ जो एंगल बनाया है दैट इज 60 डिग्री। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, जब आपके पास एंगल्स हो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है उसकी डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने का, दैट इज 2r sin θ/2। जब हम ये वेक्टर सॉल्व करेंगे तो वेक्टर्स में हमारे पास ये फॉर्मूलाज आएंगे, तब भी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरे पास फॉर्मूला है 2r sin θ/2। क्लियर? इसमें हमारे पास जो एंगल है दैट इज sin 120/2, sin 120 बना हमारे पास 60, तो ये बना 2r sin 60, और sin 60 का हमारे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट, हमारे पास वैल्यू होती है √3/2, तो मेरे पास वैल्यू बनी √3r। sin 60 के लिए हम ये सॉल्व करें तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला बनेगा 2r sin 60/2, तो एंगल रह गया 30, 2r sin 30, sin 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास वैल्यू बनी r। तो इस तरह से हम इसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से होगी। इज दैट क्लियर? आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सपोज आपके पास कोई रोलर है, ये आपके पास एक रोलर है, ठीक है, ये उसका पॉइंट S है, ठीक है, अब वो रोलर एक प्लेन के ऊपर, एक फ्रिक्शनलेस प्लेन के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि एक रोलर है जिसे मैंने फ्रिक्शनलेस प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, उस फ्रिक्शनलेस प्लेन के ऊपर वो रोल कर रहा है, और वो कहां तक रोल किया कि जहां तक उसका हाफ सर्कल पूरा हो जाए। मींस जब ये सर्कल यहां पे पहुंचा तब
वो एस पॉइंट इसके ऊपर आ गया, ये रोलर जब यहां पे पहुंचा तो उसका एस पॉइंट ऊपर आ गया, मींस हाफ ऑफ द सर्कल उसने मूव करा। तो हमें कैलकुलेट करना है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो सिंपल हम लिख देंगे कि मतलब उसकी जो डिस्टेंस है एस से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसने हाफ मूव किया, तो डायमीटर उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, जो कि उस क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करें, उसकी डिस्प्लेसमेंट जो होगी ये है उसका इनिशियल पॉइंट, ये है उसका फाइनल पॉइंट, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है। सपोज अगर इस रोलर का जो रेडियस है दैट इज आर, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा 2r, क्लियर। और उसने हाफ द सर्कल मूव किया है, तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी बन जाएगी पाई आर, मींस सेमी सर्कल का जो उसकी डिस्टेंस मूव है, क्लियर। तो ये मेरे पास आ गया पाई आर, ये मेरे पास है 2r, तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट पाई आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या बना पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। आर स्क्वायर दोनों में कॉमन निकल के बाहर आ गया, अंदर बचा पाई स्क्वायर प्लस 4। तो अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आए ऐसा, तो इसमें आपके पास 4 वैल्यूज होंगे, जिसमें आपके पास 2r भी इसमें ऑप्शन होगी, r अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 भी ऑप्शन होगी, r स्क्वायर अंडर रूट पाई भी ऑप्शन होगी, r अंडर रूट पाई प्लस 3 भी ऑप्शन होगी। ऐसी ऑप्शंस में जो आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी वो है r अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं जिनके बेस के ऊपर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखते हुए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।